हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम लोग इंडियन एजुकेशन सिस्टम के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जिसका नाम है RTE 2009 अर्थात राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 या इसी को हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नाम से जानते हैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम और विशेष रूप से स्कूलिंग एजुकेशन के संदर्भ में RTE 2009 एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है और एक तरीके से एक लॉ है, क्योंकि ये लॉ एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाता है। क्योंकि शिक्षा एक मौलिक अधिकार के रूप में प्रारंभ से नहीं थी, लेकिन आज शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत। तो आज हम लोग इस वीडियो में RTE 2009 के विभिन्न प्रावधानों के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसकी निर्माण प्रक्रिया की पृष्ठभूमि के बारे में डिस्कशन करेंगे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में RTE एक्ट को लेकर के क्या प्रावधान या कुछ नए प्रावधान किए गए हैं, इसको भी हम सम्मिलित करेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा गाइस टॉपिक है RTE 2009 अर्थात हम इसको बोलते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में जो सबसे पहली बात हमको जाननी है कि ये एक्चुअल में ये है क्या, RTE 2009 है क्या। तो सबसे पहली बात ध्यान रखें कि ये अगस्त 2009 में या 4 अगस्त 2009 को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया एक शिक्षा संबंधी विधेयक है। तो पहली बात इसके बारे में जो आपको ध्यान में रखनी है वो क्या है कि अगस्त 2009, उसमें से 4 अगस्त डेट है, अगस्त 2009 को पारित या संसद द्वारा पारित शिक्षा संबंधी अधिनियम है या कह लीजिए कानून है। पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है। अब ये जो शिक्षा संबंधी कानून है, ये किस शिक्षा के बारे में बात करता है? दूसरी बात, ये विद्यालय शिक्षा के बारे में बात करता है। इसकी जो शिक्षा है वो कहां तक है? विद्यालय शिक्षा तक सीमित हो। विद्यालय शिक्षा का मतलब है यहाँ पर एलिमेंट्री एजुकेशन विशेष रूप से, सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में बात नहीं करता। एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब है कि ये कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के बारे में बात करता है, या हम उम्र के लिहाज से कहें तो ये 6 से 14 वर्ष की बात करता है। तो दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि अगर ये एक शिक्षा संबंधी अधिनियम है तो ये किस शिक्षा की बात करता है? क्या इस एक्ट का संबंध उच्च शिक्षा से है या हायर एजुकेशन से है? तो बिल्कुल भी नहीं है। RTE 2009 का संबंध हायर एजुकेशन से बिल्कुल भी नहीं है। इसका संबंध केवल और केवल स्कूल एजुकेशन से है। अब दूसरी बात, स्कूल एजुकेशन के 2 क्लास हैं, एक एलिमेंट्री एजुकेशन होती है और एक हमारी सेकेंडरी हायर सेकेंडरी एजुकेशन होती है। तो अगर इस तरीके का प्रश्न पूछा जाए कि RTE 2009 किस स्कूल एजुकेशन से संबंधित है, एलिमेंट्री एजुकेशन से संबंधित है या ओवरऑल एजुकेशन से संबंधित है या ओनली सेकेंडरी एजुकेशन से संबंधित है, तो अब यहाँ पर 2 क्लॉज निकल करके आते हैं। बेसिकली स्कूल एजुकेशन के एलिमेंट्री एजुकेशन का पार्ट है
अब एलिमेंट्री एजुकेशन यानी जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है, और प्राथमिक शिक्षा को हम कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा मानते हैं। और 8 तक की शिक्षा का मतलब है कि 8 वर्षीय शिक्षा, यानी ये प्रथम जो है 8 वर्षीय शिक्षा की बात करता है। लेकिन अभी जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है या एनपी 2020 में इसके इस प्रावधान को विस्तारित किया गया है। और अब ये जो आरटीई एक्ट है, ये एक्ट में परिवर्तन है और इसमें अब हमने स्कूल एजुकेशन, ओवरऑल स्कूल एजुकेशन को भी शामिल कर लिया है और उसके साथ साथ प्री प्राइमरी एजुकेशन को भी शामिल कर लिया है। अगर आपने एनपी 2020 को पढ़ा है तो उनमें स्कूल एजुकेशन के पहले एक एजुकेशन भी जोड़ी जिसे उन्होंने प्री प्राइमरी एजुकेशन कहा, या जिसे हम अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन कहते हैं, यानी जो 3 से 6 वर्ष की शिक्षा। तो अब ये जो कानून है, ये कानून मौलिक रूप से जो था, ये जो इसका ओरिजिनल एक्ट था वो 6 से 14 साल तक की शिक्षा के प्रावधान की बात करता था। लेकिन जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है, वो कहती है कि अब आरटीई एक्ट में परिवर्तन किया जाएगा और ये जो एक्ट है वो 3 से 18 वर्ष तक की शिक्षा, यानी इधर 3 वर्ष पहले के इन्वॉल्व कर लिए गए और दूसरा अब राइट टू एजुकेशन को केवल अब सरकार का जो दायित्व है, जो फंडामेंटल राइट होगा, अब फंडामेंटल राइट केवल एलिमेंट्री एजुकेशन नहीं होगा बल्कि सेकेंडरी एजुकेशन भी स्टूडेंट का एक फंडामेंटल राइट होगा। अर्थात उसका विस्तार जो है वो 18 वर्ष तक किया गया, अर्थात 9 से 12 तक, यानी इंटर कॉलेज तक की शिक्षा को अब आरटीई एक्ट 2009 के अंतर्गत शामिल किया गया या जाएगा। क्योंकि ये शिक्षा नीति लागू हो गई है तो ये बहुत जल्द ये प्रावधान या संशोधन हो जाएंगे। तो यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बिंदु निकल करके ये आया कि जो आरटीई एक्ट 2009 है क्या। तो पहले पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि आरटीई एक्ट 2009 एक शिक्षा संबंधी संसद द्वारा बनाया गया एक अधिनियम है। शिक्षा की बात करें तो ये अधिनियम केवल और केवल विद्यालय शिक्षा या स्कूलिंग एजुकेशन की बात करता है, उच्च शिक्षा की बात नहीं करता है। और विद्यालय शिक्षा में भी जो मौलिक अधिनियम था वो केवल और केवल एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में बात करता था, अर्थात कक्षा 1 से 8 तक की, अर्थात प्रथम 8 वर्षीय शिक्षा कह लीजिए या 6 से 14 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा कह लीजिए, ये उसका प्रावधान था। लेकिन अब जो संशोधित प्रावधान है वो क्या है, एनपी 2020 के अनुसार या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अब ये जो अधिनियम है ये प्रथम 12 वर्षीय शिक्षा यानी संपूर्ण जो शिक्षा है उसकी बात करता है और उसके साथ जो उसको 3 से 18 वर्ष के बीच जो है वो कैलकुलेट कर रहा है, अर्थात पूरी की पूरी जो है वो 15 वर्षीय शिक्षा की बात कर रहा है। तो यानी यहाँ पर अगर हम अब एनपीई 2020 को लेकर के चलें, उसके प्रावधान को ले लें, तो अब ये क्या करता है, यानी ये दोनों एजुकेशन की बात करता है, प्री प्राइमरी एजुकेशन और प्लस स्कूल एजुकेशन। तो प्री प्राइमरी एजुकेशन का मतलब है यहां पर वही अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन और जिसका कालखंड था 3 to 6 ईयर यहां पर। और ये जो शिक्षा है ये क्या है, आपकी कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षा। तो कक्षा 1 से 12 देखें तो अगर हम यहाँ पर ये जो शिक्षा है ये यानी ये है 14 से 18 वर्ष की शिक्षा। तो अब 3 वर्ष यहाँ के जोड़ लिए जाए और प्लस 12 वर्ष यहाँ के जोड़ लिए जाए तो टोटल 15 वर्ष की ये शिक्षा बनती है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अब शिक्षा के अधिकार अधिनियम का विस्तार हो गया है और वो विस्तार है कि अब शिक्षा जो है यानी शिक्षा केवल 8 वर्ष की या प्रथम 8 वर्षीय शिक्षा जो है वो आपका मौलिक अधिकार नहीं है या बच्चे का मौलिक अधिकार नहीं होगा, बल्कि प्रारंभिक
15 वर्ष की शिक्षा अर्थात क्लास 12 तक की शिक्षा प्राप्त करना हर बच्चे का मौलिक अधिकार होगा। ये नया संशोधन है शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 को लेकर के। इस चीज को, क्योंकि ये निश्चित रूप से आने वाले एग्जाम में इस चीज को लेकर के प्रश्न पूछा जाएगा गाइस, तो इस चीज को आपको बहुत ध्यानपूर्वक अपने दिमाग में रखना है। तो तीसरी बात यहाँ पर जो समझनी है वो ये है कि ये अधिनियम शिक्षा को मौलिक अधिकार बताता है, और मौलिक अधिकार कैसा, वो भी अनिवार्य और मुक्त शिक्षा का। तो तीसरा प्रावधान आपको क्या ध्यान रखना है कि ये केवल और केवल विद्यालय शिक्षा के बारे में बात करता था, लेकिन अब विद्यालय शिक्षा में केवल एलिमेंट्री एजुकेशन ना होकर के प्री प्राइमरी एजुकेशन, या जिसको हम किंडरगार्टन या आंगनवाड़ी एजुकेशन कह रहे हैं, और प्लस का प्लस सेकेंडरी एजुकेशन है। तो अब इसमें विद्यालय शिक्षा जो है वो 3 तरह की विद्यालय शिक्षा यानी यहाँ पर जुड़ गई है। अब इसमें प्री प्राइमरी भी है, प्लस इसमें एलिमेंट्री भी है, और प्लस अब सेकेंडरी एजुकेशन भी है। तो अब ये पूरी की पूरी एजुकेशन के बारे में बात करता है, अर्थात इसकी अवधि क्या है, पूरी की पूरी ये 15 वर्ष है। तो पहले शिक्षा के अधिकार अधिनियम की जो आयु थी या जो उसका कार्यकाल होता था शिक्षा में, वो 8 वर्ष का होता था। अब इसको बढ़ा करके 8 वर्ष से बढ़ा करके 15 वर्ष कर दिया गया। तो आपको उम्र वाइज भी ध्यान रखना है, पहले 6 से 14 साल तक की शिक्षा की बात करता था, और अब ये 15 साल का मतलब है कि 3 से लेकर के 3 to 18 ईयर्स की बात करेगा। तो वो जो 6 से 18 वर्ष का फिगर था, अब बदल करके 6 से 14 वर्ष का जो फिगर था वो अब परिवर्तित होकर के 3 से 18 वर्ष हो गया। तो एक तो आपको ये 3 से 18 यानी 6 से 14 का जो इक्वेशन था वो चेंज होकर के 3 से 18 हो गया। जो ड्यूरेशन होता था वो 8 वर्ष से बढ़कर के 15 वर्ष हो गया। जो केवल और केवल एलिमेंट्री एजुकेशन थी उसमें प्री प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन भी इन्वॉल्व हो गई, और ये परिवर्तन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत हो रहे हैं या होंगे। तीसरी बात यहाँ पर कि ये जो शिक्षा संबंधी अधिनियम है ये किसकी वकालत करता है, ये वकालत करता है मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा की। ये मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा की बात करता है, और ये कहता है शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। किसका? इस उम्र के बच्चों का, अर्थात 3 से 18 वर्ष तक की बच्चों की को शिक्षा प्राप्त करना, वो भी मुफ्त की शिक्षा। तो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ 3 to 18 ईयर्स स्टूडेंट्स या 3 to 18 ईयर्स चिल्ड्रंस ऑफ द इंडिया। तो ये अधिनियम कहता है कि 3 से 18 वर्ष तक के बच्चे को मुफ्त में और अनिवार्य रूप से शिक्षा प्राप्त करना उसका मौलिक अधिकार है, और ये अधिकार उससे ना तो सरकार छीन सकती है, ना अभिभावक छीन सकता है, ना समाज छीन सकता है। तो सरकार का, अभिभावक का ये कर्तव्य है कि वो 3 से 18 वर्ष तक के बच्चे को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन या स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करे। तो अब इसमें स्कूल एजुकेशन के साथ प्री प्राइमरी एजुकेशन भी ऐड हो गया। एक चौथी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ध्यान में क्या रखनी है कि ये अधिनियम एप्लीकेबल कब से हुआ, लागू कब से हुआ। एक तो डेट आपको ये ध्यान रखनी है कि ये जो है ये अधिनियम पारित कब हुआ, ये अगस्त 2009 में बना, इसीलिए इसको 2009 है। लेकिन ये लागू कब से हुआ ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो लागू होने की डेट एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, और ये लागू पूरे देश में लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 2010 से जम्मू कश्मीर को छोड़ करके, क्योंकि तब 370 धारा नहीं हटी थी, तो जम्मू कश्मीर का अलग संविधान था। हालांकि अब ये जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब भारत का अभिन्न अंग है। तो अभी तक की चर्चा से जो चीजें निकल करके आई हैं उनमें क्या क्या ध्यान में रखना है
पहली बात, ये एक एजुकेशन से रिलेटेड एक एक्ट है। एजुकेशन में स्कूल एजुकेशन की बात करता था। पहले केवल एलिमेंट्री एजुकेशन थी, लेकिन अब इसमें एलिमेंट्री एजुकेशन के साथ प्री प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन भी शामिल हो गई। अर्थात 6 से 14 साल की जगह अब ये 3 से 18 वर्ष तक की शिक्षा की बात करता है। ये शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में परिभाषित करता है। और ये एक्ट बना, तो जब मौलिक अधिकार के रूप में बना ये, तो इसने संविधान में कुछ संशोधन भी करवाए। तो अब हम चर्चा उन पॉइंट्स की करते हैं जिसके द्वारा ये एक फंडामेंटल राइट बना। गाइस, इस अधिनियम को बनाने के लिए संविधान के जो हमारे मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक के, उन अनुच्छेदों में परिवर्तन किया गया और उसमें से अनुच्छेद 21 को चुना गया। और यहाँ पर ये जो एक्ट बना, उस एक्ट को मौलिक अधिकार बनाने के लिए एक 86वां संविधान संशोधन हुआ, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 2002। 86वां संविधान संशोधन 2002 में के द्वारा इसको क्या किया, आर्टिकल 21 का के अंतर्गत रखा गया। यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट का उल्लेख कहां पर है, अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत। यानी अनुच्छेद 21 में एक क्लास का जोड़ा गया, क्लास ए जोड़ा गया। कहीं पर 21A लिखा होता है, कहीं पर 21 का भी लिखा हो सकता है। दूसरा, अब यहां पर प्रश्न ये उठता है कि क्या अनुच्छेद 21 का के अलावा या 21A के अलावा भी शिक्षा को लेकर के कोई अनुच्छेद था जो शिक्षा के अधिकार की बात करता था? तो ध्यान रखें कि एक अनुच्छेद और है, अनुच्छेद 45, जो नीति निर्देशक तत्व के अंदर अनुच्छेद 45 में भी ये कहा है, माता पिता, यहां पर अनुच्छेद 45 कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को शिक्षा प्रदान करना राज्य एवं अभिभावक का उत्तरदायित्व है। अनुच्छेद 45 पहले से इस चीज का उल्लेख करता था। तो अब प्रश्न ये उठता है कि अगर हमारे मूल संविधान के अनुच्छेद 45 में एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में प्रावधान था, तो फिर 86वें संविधान संशोधन में 2002 में अनुच्छेद 21 का को क्यों लाया गया या जोड़ा गया? तो यहाँ पर गाइस आप जानते हैं कि जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो कानूनी रूप से बाध्य नहीं होते, वे इच्छाचारी होते हैं। चाहे तो आप उनका पालन कर सकें, चाहे तो पालन ना करें। तो सरकार को यहाँ पर बात कही गई, अभिभावक को ये बात कही गई, लेकिन कानूनी रूप से उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं हो सकता अगर वो नहीं करती है। तो वो अपनी जिम्मेदारियों, यानी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर वो सही से निर्वाहित नहीं कर रहा तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए उस पर कोई लीगल लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती। लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं उनके प्रति एक लीगल लायबिलिटी क्रिएट होती है गवर्नमेंट की, कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं। इसीलिए मौलिक अधिकारों की प्रकृति को नकारात्मक माना गया। तो अगर अनुच्छेद 21 में जब चीज आ गई और अगर वहां पर किसी बच्चे को शिक्षा नहीं मिल रही है और वो न्यायालय की शरण में जाता है, तो न्यायालय सरकार को दंडित कर सकती है या उस पर एक जो है वो एक कानूनी जो है वो एक लायबिलिटी क्रिएट हो सकती है। तो इस वजह से अनुच्छेद 45 में शिक्षा संबंधी प्रावधान होने के बावजूद भी अनुच्छेद 21 में ये चीज जोड़ी गई और उसका मूल कारण ये था कि
कि अनुच्छेद 45 में प्रावधान जो था वो कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं था, लेकिन जब ये अनुच्छेद 21 का में आ गई वही व्यवस्था, तो ये सरकार के लिए, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों सरकारों के लिए ये कानूनी रूप से बाध्यकारी हो गया। और अब अगर किसी विद्यार्थी को 6 से 14 साल तक के बच्चे को, या हम यूं कहें कि 3 से 18 साल तक के बच्चे को अगर शिक्षा संबंधी अधिकार मिलने में किसी तरह की कठिनाई हो रही है तो वो न्यायालय की शरण में जा सकता है और न्यायालय सरकार को कटघरे में खड़ा करेगा। क्लियर? तो दो बातें यहां पर निकल करके आई कि ये एक्ट जो बना, ये एक्ट 2009 में बना, लागू 2010 में हुआ, लेकिन इस एक्ट के द्वारा संविधान में जो संशोधन हुआ था वो संशोधन 2002 में ही हो गया था, लेकिन संसद में ये कानून नहीं आ पाया। तो 2002 में ही ये संविधान जो है कानूनी रूप से उल्लेखित हो चुका था। तो यहाँ पर ध्यान क्या रखना है आपको? 2002 ध्यान रखना है, 2009 ध्यान रखना, 2010 याद रखना। दूसरा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है 86वां संविधान संशोधन, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किस संविधान संशोधन के आधार पर, या किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा एक मौलिक अधिकार बना, तो वो था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नंबर 86। दूसरा वो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किस ईयर में पास हुआ? 2002 में पास हुआ। और राइट टू एजुकेशन एक्ट का जो प्रोविजन है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो उसका आर्टिकल है 21 का या 21A कह सकते हैं। तो 86 आपको ध्यान में रखना है, 2002 ध्यान में रखना है, आर्टिकल 21A याद ध्यान में रखना है। फिर इसके साथ आपको एक आर्टिकल 45 भी ध्यान रखना है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि ये जो आर्टिकल है ये आर्टिकल मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, और ये जो आर्टिकल है ये नीति निर्देशक तत्व है। तो ये कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं, ये बाध्यकारी नहीं होते। क्लियर? अब इस टॉपिक का एक दूसरा पहलू हम जो है वो कंप्लीट करते हैं। अभी तक तो इसकी केवल हमने पृष्ठभूमि जानी, लेकिन यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण चीजें रेखांकित हुई हैं, उनको ध्यान में रखिए। दूसरा कि ये अधिकार रूपी जो अधिनियम है ये साकार कैसे हुआ या मूर्त रूप में हमारे सामने प्रस्तुत कैसे हुआ ये दस्तावेज, उसके पीछे एक बहुत लंबा संघर्ष था भारतीय शिक्षा प्रणाली का। ये अचानक नहीं हुआ और इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करते हैं तो सरकार के लिए एक बहुत बड़ी कानूनी रूप से बाध्य जिम्मेदारी होती है, और भारत सरकार की राजनीति में ऐसे प्रावधानों से सभी सरकारें बचने की कोशिश करती रही हैं जो सरकार के लिए बाध्यकारी हो जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके ये जो व्यवस्था है ये व्यवस्था साकार हुई। तो हम उस अधिनियम के निर्माण पृष्ठभूमि की जो एक विकास यात्रा थी, जो संघर्ष यात्रा है, उसको भी जरा जांचते हैं। और तीसरे पहलू में हम इस अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में भी जानेंगे। तो जब भारत में शिक्षा संबंधी संघर्ष की बात की जाती है और विशेष रूप से एक फ्री एजुकेशन और कंपलसरी एजुकेशन की बात की जाती है, तो इसकी चर्चा हम लोगों ने कई दफा अप्रत्यक्ष रूप से करी भी है। उसकी शुरुआत होती है 1882 के अंडर आयोग से। तो भारत में अगर हम शिक्षा संबंधी और विशेष रूप से विद्यालय शिक्षा, अनिवार्य एवं मुक्त शिक्षा की बात करते हैं, अनिवार्य एवं फ्री एजुकेशन की बात करते हैं, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की, वो भी स्कूल एजुकेशन की। अभी हायर एजुकेशन का तो बहुत दूर तक जो है वो देखने को नहीं मिल रहा कि कभी हायर एजुकेशन भी फ्री होगी, लेकिन स्कूल एजुकेशन NP 2020 जो है वो पूरी की पूरी स्कूल एजुकेशन को फ्री कर दिया। ये बहुत बड़ा एक प्रोविजन है हमारी शिक्षा नीति में। तो जब शिक्षा को मुक्त एवं अनिवार्य विद्यालय शिक्षा की बात की जाती है तो पहली आवाज सुनने को मिलती है 1882 के हंटर कमीशन।
और वहाँ पर तत्कालीन जो इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से इसके बारे में प्रोविजन करने के लिए, प्रावधान करने के लिए कहा। लेकिन तत्कालीन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी या ईस्ट इंडिया कंपनी से जो ओरिएंटेड गवर्नमेंट थी उसने उस चीज को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उस समय उन्होंने शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देना वाजिब नहीं समझा रहा होगा। तो शुरुआत होती है, अगर हम बात करें तो शुरुआत होती है 1882 के हंटर आयोग से, ठीक है। इसके बाद निजी स्तर पर प्रयास किए गए और वो निजी स्तर पर प्रयास था 1893 का बड़ौदा के जो महाराजा गायकवाड़ यानी जो बड़ौदा नरेश थे उनके द्वारा किया गया। तो दूसरा जो प्रयास था उन्होंने क्या किया, 1893 में बड़ौदा नरेश ने क्या किया, छात्रों के लिए मुक्त शिक्षा की बात की, केवल छात्रों के लिए प्रोविजन किया और फिर धीरे धीरे उन्होंने एक शहर में लागू किया, फिर उसको धीरे धीरे विस्तार और फिर पूरी रियासत में उन्होंने अपने खर्चे से, यानी प्राइवेट लेवल पर ये प्रोविजन था, गवर्नमेंट लेवल पर नहीं था। तो भारत में अगर हम राइट टू एजुकेशन या फ्री एजुकेशन की बात करते हैं, फ्री स्कूल एजुकेशन की बात करते हैं, तो सर्वप्रथम फ्री एजुकेशन जो थी, फ्री स्कूल एजुकेशन जो चलाई वो बड़ौदा नरेश ने चलाई 1893 में अपनी रियासत में, और पूरी पहले एक शहर से शुरुआत की और पूरे रियासत में उसको उन्होंने विस्तारित किया। फिर इसके बाद जो प्रयास होते हैं वो होते हैं 1911 में गोखले बिल के द्वारा। गोखले बिल आता 1911 में और ये पहला नॉन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स था। इसके बारे में क्या हम कह सकते हैं, ये क्या है, फर्स्ट नॉन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑफ आरटीई। इसको ध्यान रखें, ये कई दफा इस तरीके से क्वेश्चंस पूछा गया। पहला जो था ये नॉन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ऑफ राइट टू एजुकेशन है, और अर्थात इसको गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वयं निर्मित किया था और सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया था, लेकिन सरकार ने इसको क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया। क्लियर। फिर इसके बाद एक प्रयास शुरू हुआ 1917 में और वो आया पटेल बिल। पटेल बिल यानी विठल भाई पटेल ने खुद एक जो है वो बनाया, और वो जो था फर्स्ट एक्सेप्टेड, ये इसके बारे हम इसको कह सकते हैं फर्स्ट एक्सेप्टेड नॉन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ऑफ आरटीई। ये क्या था, नॉट रिजेक्टेड था। कैटेगरी क्वेश्चंस का कहां से फ्रेम होते, इस चीज को कैच करके आपको चलना है। 1911 में गोखले बिल आता है, उसको सरकार रिजेक्ट कर देती है। 1917 में विठल भाई पटेल एक कार्य योजना लेकर के जाते हैं, शिक्षा के अधिकार संबंधी, राइट टू एजुकेशन संबंधी, सरकार उसको एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन ये दोनों नॉन ऑफिशियल है। नॉन ऑफिशियल इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट ने इन बिल्स को या इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार नहीं करवाया था, या व्यक्ति के अपने पर्सनल लेवल पर प्राइवेट तैयार किए, इसीलिए इनको नॉन ऑफिशियल, क्योंकि ये गवर्नमेंट्स के रिकमेंडेशंस पर तैयार नहीं किए गए। लेकिन 1911 का रिजेक्टेड डॉक्यूमेंट्स था, 1917 का एक्सेप्टेड हो गया और ये चीज लागू हो गई, शिक्षा की मुख्य धारा में आ गई। भले ही सरकार ने अपने स्तर से प्रयास नहीं किए, लेकिन सरकार ने स्वीकारा और उसको लागू करवाया।
भारत स्वतंत्र होता है, शिक्षा जैसे की तस चलती रहती है, चाहे वो विश्वविद्यालय आयोग रहा हो, मुदालियर आयोग रहा हो या फिर कोठारी आयोग रहा हो, समय बीतता गया और शिक्षा चलती रही। पहले शिक्षा राज्य सूची में थी, 1976 के बाद शिक्षा समवर्ती सूची में आई और फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 भी आई, जिसने भारतीय शिक्षा की दिशा और दशा दोनों को बदला। लेकिन दुर्भाग्य से एनपीई 1986 में भी आरटीई के बारे में उल्लेख नहीं था, या उसका कह लीजिए प्रावधान नहीं था। विद्यालय शिक्षा में मात्रात्मक और गुणात्मक सुधार हेतु बहुत सारी चीजें थी, चाहे वो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड रहा हो, चाहे वो नेशनल लिटरेसी मिशन रहा हो, तमाम शिक्षा संबंधी प्रावधान किए, टैट्स की स्थापना रही। तो विद्यालय शिक्षा में सुधार हेतु बहुत सारे प्रावधान थे 1986 की शिक्षा नीति में, लेकिन आरटीई के बारे में कोई प्रोविजन नहीं था। और इसके बारे में जो पहला प्रोविजन आया वो आया 1990 में। अब आया क्या? जो आचार्य राममूर्ति समिति, जिसे हम एनपीई 1986 रिवाइज्ड कमेटी कहते हैं। और इसके बारे में क्या है? दिस इज द फर्स्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ऑफ आरटीई। ध्यान रखिएगा कि ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ऑफ आरटीई, इस बात को ध्यान में रखना है। फर्स्ट ऑफिशियल आरटीई का मतलब है, चूंकि आचार्य राममूर्ति समिति, जिसे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा समिति कहते हैं या रिव्यू कमेटी कहते हैं, यहाँ पर रिवाइज ना करके इसको रिव्यू कमेटी भी कहा जा सकता है। तो एनपी 1986 रिव्यू कमेटी जो थी वो एमएचआरडी की रिकमेंडेशंस पर बनी थी, और एमएचआरडी इंडियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो ये गवर्नमेंट के बिहाफ पर ड्रॉ किया गया या फ्रेम किया गया पहला आरटीई डॉक्यूमेंट्स था। तो यहां से क्वेश्चंस इसको बेस लगा करके पूछा जाएगा। यही यानी आपसे पूछा जाए व्हाट वाज द फर्स्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ऑफ आरटीई, तो आप कहेंगे आचार्य राममूर्ति कमेटी या एनपी 1986 रिव्यू कमेटी। आपसे कहा जाए फर्स्ट एक्सेप्टेड आरटीई डॉक्यूमेंट्स, आप कहेंगे पटेल बिल 1970। आपसे कहा जाए फर्स्ट, और एक्सेप्टेड रिजेक्टेड शब्द ना हो, केवल फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स ऑफ आरटीई कहा जाए तो आप गोखले बिल लगाएंगे। ध्यान रखें कि जब केवल और केवल आपसे कहा जाए कि शिक्षा का अधिकार संबंधी जो प्रथम दस्तावेज था वो कौन था, तो वो था गोखले बिल। लेकिन जब आपसे कहा जाए कि शिक्षा संबंधी अधिकार को लेकर के प्रथम स्वीकृत दस्तावेज कौन था, तो वो था पटेल बिल। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि प्रथम शिक्षा संबंधी अधिकार को लेकर प्रथम आधिकारिक दस्तावेज कौन था, तो वो था आचार्य राममूर्ति समिति। इस बात को आपको ध्यान में रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, फिर इसके बाद एनपी 1986 को रिवाइज किया गया 1992 में, उसमें बहुत सारे प्रोविजन आए। फिर बीच में तमाम कमेटीज बनाई गई शिक्षा को लेकर के, आरटीई को लेकर के, जैसे एक सकैया समिति बनी। फिर 2002 में जो है वो परिवर्तन किया गया। तो आप यहाँ पर बात कर सकते हैं यहाँ पर कि सकैया कमेटी के बारे में बात कर सकते हैं। इसके बाद इसका नाम आता है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें 98-99 की सकैया कमेटी हो सकती है यहाँ पर। फिर इसके बाद 2002 का जो 86
अमेंडमेंट था या संविधान संशोधन था, उसने बात की। इसके बाद जो प्रयास हुआ वो था 2005-06 का नॉलेज कमीशन या एनपीसी कह सकते हैं, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने नॉलेज क्रिएशन के, नॉलेज कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आरटी जो है आरटी के बारे में बात की थी। तो जब राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में का जो दूसरा डायमेंशन था नॉलेज कॉन्सेप्ट, उसमें भी शिक्षा संबंधी आरटी के बारे में प्रावधान था। और इसके बाद सीधे जो है वो हमको आरटीई 2009 मिल गया। तो ये उसकी एक संघर्ष यात्रा थी एग्जाम की दृष्टि से। बीच में यशपाल कमेटी को भी हम उल्लेखित कर सकते हैं, एनसीएफ 2005 को भी यहाँ पर हम कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन जो मुख्य चीजें हैं वो ये हैं, जिसमें से ये 3 बिंदु एग्जाम की दृष्टि से आपको ध्यान में रखना। तो ये था आरटीई का दूसरा फेज, जो आरटीई का एक संघर्ष था या जो इसकी एक डेवलपमेंट जर्नी थी, उसको हमने यहाँ पर कवर किया। अब एक लास्ट में हम लोग आरटीई के जो मेजर प्रोविजंस हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो मेजर इसके रिकमेंडेशंस हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मेजर रिकमेंडेशंस क्या हैं? सबसे पहला रिकमेंडेशंस, छह से 14 साल यानी टोटल 8 इयर्स की फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, कंपल्सरी स्कूल एजुकेशन कह सकते हैं। लेकिन आज ये क्या है, बट नाउ अब इसमें क्या है, 3 to 18 years मीन्स 15 years की फ्री एंड कंपल्सरी ओवरऑल स्कूल एजुकेशन। और ये नाउ किसके अनुसार हुआ, ये एनपीई 2020 में है ये प्रोविजन, इस बात को ध्यान रखें। दूसरी जो यहाँ पर रिकमेंडेशंस है वो रिकमेंडेशंस है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के बारे में, कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, ये तो गवर्नमेंट तो फ्री देगी, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है वो प्रत्येक प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस 25% स्टूडेंट्स का जो बिलो पॉवर्टी लाइन स्टूडेंट्स है उनको एडमिशन देगी और फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। यानी 25% रिजर्वेशन, 25% reservation in private institutes for below poverty line students. अर्थात जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले विद्यार्थी हैं 25% उनको लिए जो है वो रिजर्वेशन होगा निजी शैक्षिक संस्थान।
और अगर कोई भी निजी शैक्षिक संस्थान इस नियम का अनुपालन नहीं करता तो उसको जुर्माना होगा और उसकी मान्यता भी खत्म की जा सकती है। कुछ इस तरीके का भी यहाँ पर प्रोविजन है। तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रोविजन है, तो यहाँ पर ये फिगर आपको ध्यान में रखना। तीसरा प्रोविजन है एज को लेकर के, जो हमारा फंडामेंटल जो ओरिजिनल आरटीई था उसकी एज 6 to 14 थी। जो एज रेंज थी वो क्या थी, 6 to 14 थी, बट नाउ क्या हो गई, 3 to 18 हो गई। लेकिन जो दिव्यांग विद्यार्थी हैं, फिजिकली चैलेंज्ड विद्यार्थी हैं, यानी दिव्यांग के लिए क्या है, 18 ईयर पहले से ही था, ओरिजिनल आरटीआई। पहले से ही, पहले सामान्य विद्यार्थियों के लिए 14 वर्ष तक का प्रावधान था, लेकिन जो दिव्यांग थे या विकलांग विद्यार्थी उनके लिए पहले से ही 18 वर्ष का प्रावधान था। यहाँ पर चौथा जो रिकमेंडेशन है यहाँ पर वो है पीटीआर को लेकर के, यानी प्यूपिल टीचर रेशियो। पीटीआर इन्होंने कहा जो होना चाहिए वो 30:1 का होना चाहिए प्राइमरी लेवल पर, और 35:1 होना चाहिए अपर प्राइमरी लेवल। ध्यान रखें, जो विद्यार्थी शिक्षक अनुपात है या छात्र शिक्षक अनुपात की बात की, तो वो जो यशपाल समिति 1993 ने रिकमेंडेशंस की थी कि हमें शिक्षक छात्र अनुपात को जो है वो 30:1 का रखना चाहिए। यही बात आरटीई एक्ट भी बताता है, लेकिन इसमें प्राइमरी और अपर प्राइमरी में डिस्क्रिप्शन है, थोड़ा सा डिफरेंस है। प्राइमरी पर ये 30:1 की बात करता है, लेकिन उच्च प्राथमिक स्तर पर या अपर प्राइमरी लेवल पर ये 35:1 की बात करता है। तो ये दोनों फिगर आपको ध्यान में रखनी है अबाउट पीटीआर, प्यूपिल टीचर रेशियो। पांचवा बात इसका जो है वो, चूंकि शिक्षा एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो जो प्राइमरी एजुकेशन पर जब हम फ्री एजुकेशन की बात करते हैं, कंपलसरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो उसकी एक इकोनॉमिकल लायबिलिटी क्रिएट होती है, सरकार को काफी खर्चा आता है। तो यहाँ पर वो जो व्यय है, जो एक्सपेंस है, उसको लेकर के भी एक प्रोविजन है कि जो एक्सपेंस होगा वो सेंट्रल और स्टेट के बीच डिवाइड होगा, और उसमें 65% सेंट्रल का होगा शेयर और 35% स्टेट का होगा। नॉर्थ ईस्ट में यानी जो पूर्वोत्तर राज्य है, वहां पर ये जो प्रोविजन है वो थोड़ा सा अलग है, वहां पर ये प्रोविजन 90-10 का है। ध्यान रखें, अर्थात एक उदाहरण के तौर पर अगर हम समझें कि जो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को वेतन मिलता है या सैलरी मिलती है, तो उस सैलरी का 65% भाग है वो केंद्र सरकार देती है और 35% राज्य सरकार देती है। भले ही जो जॉब है वो स्टेट लेवल की है, लेकिन जो सैलरी मिलती है उस पर स्टेट के साथ साथ सेंट्रल का भी शेयर होता है। और इसीलिए आप देखें कि बेसिक में जो सैलरी है वो लेट हो जाती है, टाइमली नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती सैलरी बेसिक में? क्योंकि कभी कभी केंद्र और राज्य के बीच का जो कभी केंद्र से लेट पेमेंट आया, जब तक केंद्र से नहीं मिलता तब तक राज्य सरकार उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती। जो इंडिपेंडेंटली स्टेट गवर्नमेंट की है वहां पर सैलरी आराम से आती, जो इंडिपेंडेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जॉब होती है वहां पर सैलरी इक्वल आती। लेकिन एजुकेशन, जो प्राइमरी एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन का जो पेमेंट होता है वो बहुत डिले होता है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि वो शेयरिंग पर चलता है, और वो शेयरिंग का जो पार्ट है वो 65 और 35 है। एग्जाम में कई दफा क्वेश्चन पूछा गया कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है उसमें जो होने वाला शिक्षा संबंधी व्यय है, उस व्यय को निर्वाहित करने में या जो उसको बर्न करना है, उसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रेशियो है।
तो वो नॉर्मली पूरे भारत में वो है वो 65 और 35 का है। नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर जो असम है, मेघालय है, इधर जो है वो 90-10 का है। 90% केंद्र सरकार देती है, 10% राज्य सरकार देती है। तो ये फिगर आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। छठी बात जो है निकल करके आती वो ये है कि जो भी शिक्षक हैं विद्यालय शिक्षा से जुड़े हुए वो ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे। छठा है कि जो ट्यूशन है, ट्यूशन नॉट अलाउड। शिक्षकों को ट्यूशन अलाउड नहीं होगा, ना वो कोचिंग पढ़ा सकते हैं, और अगर पढ़ाए गए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। सातवां जो प्रोविजन है वो ये है कि एडमिशन के समय अभिभावक और बच्चे दोनों में से किसी की भी परीक्षा या किसी भी का साक्षात्कार नहीं होगा। नो एंट्रेंस एंड इंटरव्यू ड्यूरिंग द एडमिशन टाइम। नो इंटरव्यू एंड एंट्रेंस एग्जाम ऑफ पेरेंट्स एंड आल्सो द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस। तो सातवां प्रोविजन है कि नो एंट्रेंस एंड इंटरव्यू ड्यूरिंग द एडमिशन, और दोनों चीज पेरेंट्स का भी और स्टूडेंट्स का भी। तो प्रवेश के समय अभिभावक बच्चे एवं अभिभावक की प्रवेश परीक्षा या साक्षात्कार नहीं होगा। क्लियर? आठवें प्रोविजन के बारे में अगर हम बात करें तो आठवीं तक, आठवां प्रोविजन है 8वीं तक कोई विद्यार्थी फेल नहीं होगा। नो स्टूडेंट आर फेल्ड। किसी विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा, फेल नहीं किया जाएगा, प्रमोट कर दिया जाएगा। हालांकि इस नियम को बदलने की आवश्यकता पड़ रही है। नौवां जो प्रोविजन है वो ये है कि अगर किसी विद्यालय यानी जो शिक्षा प्रारंभ की आयु थी वो थी 6 वर्ष, अब 3 वर्ष हो गई। तो प्रोविजन तो ये था कि 6 वर्ष की आयु में जिस विद्यार्थी ने प्रवेश नहीं लिया, उसके बाद जिस आयु में वो प्रवेश लेगा उस आयु के अनुरूप ही उसको कक्षा में एडमिशन दिया जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी 6 वर्ष तक की अवस्था में विद्यालय ज्वाइन नहीं करता तो वो जिस अवस्था में वो ज्वाइन करेगा, जिस उम्र में वो ज्वाइन करेगा, उस उम्र के अनुपात पे या उस उम्र के सापेक्ष ही उसे उस कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई विद्यार्थी 8 साल की कक्षा 8 साल की उम्र में स्कूलिंग स्टार्ट करता है तो 8 साल का मतलब है कि उसने 2 साल अपने लॉस कर दिए, यानी कक्षा 1, 2, तो उसको एडमिशन किस में मिलेगा? कक्षा 3 में मिलेगा। यानी 8 वर्ष का है अगर तो उसको किस में डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा? कक्षा 3 में। हालांकि ये बहुत ही एक जो है डिस्प्यूटेड प्रोविजन था, बट ये प्रोविजन है आरटीई एक्ट में, तो इसको ध्यान रखना है। इस शिक्षा के अधिकार अधिनियम में एक प्रावधान ये है कि यदि विद्यार्थी किसी न्यूनतम आयु तक जो है वो विद्यालयी शिक्षा या विद्यालय में नामांकन नहीं कराता तो जिस उम्र में वो एडमिशन लेगा या नामांकन करवाएगा उस उम्र के सापेक्ष ही उसको कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। अगर उसकी उम्र 5वीं कक्षा के अनुसार होगी तो उसको सीधे 5वीं कक्षा में एडमिशन मिलेगा। और एक आखिरी जो प्रोविजन है वो ये है कि आरटीई एक्ट के अंतर्गत विद इन 1 किलोमीटर प्राइमरी स्कूल होगा एंड विद इन 3 किलोमीटर अपर प्राइमरी स्कूल होगा। अर्थात 1 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक विद्यालय की और 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही उच्च प्राथमिक विद्यालय की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी प्रत्येक विद्यार्थी के लिए। उसे पढ़ने के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो गाइस, ये था हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009
और इसमें हम लोगों ने जो अभी लेटेस्ट चेंजमेंट्स हैं उनको भी कंसीडर करने की कोशिश की है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक, एक नए डॉक्यूमेंट्स के साथ, एक नए प्रोविजंस के साथ फिर आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।